सर्वभ्यो नमो नमः। कोलाहल न करो। चलिए चलिए सर्वप्रथम प्रार्थना कर लीजिए आप लोग, ठीक है। या कुंदेन को लीजिए, ठीक है। चलिए। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्मच्युतशङ्करप्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः। तो जो पिछले कक्षा में जो पढ़ाया गया था सब स्पष्ट है आप लोगों का? हाँ, क्या? अच्छा, आगे चले पूछे, अगर किसी को समस्या पूछ सकता है। पिछले क्लास में अगर किसी को समस्या हो, कल वाले क्लास में जो है जैसे मुखम एव कमलम, मुखम एव कमलम में कौन समास होगा? मुखम एव कमलम में कौन सा होगा? और कौन सा समास होगा? यही कन्फ्यूजन बना रहता है। जो पुस्तक में क्या लिखा है ना कि पहला उदाहरण किस दोनों मयूर व्यंजकाद भी होगा और क्या होगा? रूपक भी होगा ना, रूपक समास। आप जानते हैं कि रूपक अलंकार होता है ना, तो ये मत सोचिए कि रूपक अलंकार होता है समास नहीं होगा कि प्राचीन कुछ आचार्यों ने ऐसा माना है ना, प्राचीन आचार्यों के मत में ना। इसी प्रकार इन्होंने दिया पुरुषः व्याघ्र एव ना, पुरुषः व्याघ्र एव, ये भी किसमें होगा? इसमें रूपक समास होगा। क्या होगा? और मयूर व्यंजकादि दोनों होगा ना। अगर ऐसे विग्रह देगा जो है पुरुषः व्याघ्र एव, इसमें कौन सा समास है? आप क्या करेंगे? कर्मधारय। पहला ऑप्शन कर्मधारय रहेगा, दूसरा ऑप्शन रहेगा जो है मयूर व्यंजकादि, ठीक है। और फिर चौथा ऑप्शन रहेगा बहुब्रीहि, फिर चौथा फिर एक ऑप्शन रहेगा द्वंद्व। क्या देंगे, क्या करेंगे आप? हाँ, कर्मधारय तो कोई नहीं करेगा। अच्छा, कर्मधारय कब होगा? जब यू लगा रहेगा। कब? जब यू लगा रहेगा, एक स्थान पे जब यू लगा रहेगा तब क्या होगा? हाँ, इसे पुरुषः व्याघ्र इव, पुरुषः व्याघ्र इव, तब क्या होगा ना? अगर दे रहा पुरुषः व्याघ्र एव तब ठीक। एव और यू में अंतर है। यू लगा रहा तो क्या होगा? अगर एव लगा रहेगा तो मयूर व्यंजकादि होगा और मयूर व्यंजकादि होगा रूपक समास, ठीक है। उसमें ऑप्शन देगा रूपक अलंकार, रूपक समास। अगर देगा ऐसे करके तो कौन समास करेंगे आप? रूपक अलंकार तो है ही फिलहाल जो है, अगर करेंगे रूपक समास भी है ना। आगे चले, विशेषण उभय पद क्या है?
लिखते हैं विशेषण उभय पद कर्मधारय ना। देखिए विशेषण, ठीक, उभय पद ना, उभय पद। अच्छा ये सब किसका भेद है? ये सब है, हाँ ठीक, अच्छा कर्मधारय ना। और समानाधिकरण किसका भेद है ना? तत्पुरुष का ना। अगर हम कहें कि जो मैं उदाहरण बता रहा हूँ कि पुरुष व्याघ्र इव में जो है कर्मधारय संज्ञा किससे होगा? किस सूत्र से? किससे होगा? और समास किससे होगा? विशेषण विशेषण बहुलम से होगा। हाँ क्या होगा? किससे होगा? हम कहें कि पुरुष व्याघ्र इव में समास होगा, पुरुष व्याघ्र इव में समास होगा। पीछे बताइए आप सबसे संदीप। हाँ सुनिए, सुनिए किससे होगा? उपमितम व्याघ्र आदि ही सामान अप्रयोगे, उपमितम व्याघ्र आदि ही सामान अप्रयोगे से क्या होगा? समास होगा। अब जब मैं पूछी इसका जो कर्मधारय संज्ञा किससे होगा तब? तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। ठीक, हर जगह आप विशेषण विशेषण बहुलम मत लगाइए। ठीक, चलिए अब क्या है हमारा? विशेषण उभय पद कर्मधारय। अच्छा उभय पद माने क्या होता है? उभय माने क्या होता है? उभय माने पद लगा है ना, तो उभय पद कर्मधारय ना। विशेषण क्या होता है ना? काला पीला नीला चार अचार, ठीक है, चार अचार, ठीक, ये सब क्या विशेषण है ना। चार अचार पृथ्वी का ना, पृथ्वी में रहते हैं चार अचार प्राणी रहते हैं ना। स्थावर जंगम। अब कहते हैं विशेषण उभय पद, अर्थात दोनों पद में क्या हो गए? देखिए समास में कम से कम कितने पद होते हैं? ठीक, एक इधर होगा, ठीक, एक इधर, एक पद इधर होगा, ठीक, मान लीजिए इधर कम से कम दो पद होते हैं। तो कहते ए वाला भी क्या होगा? विशेषण होगा, और ए वाला भी क्या होगा? उभय पद। उभय माने दोनों पद, दोनों पद क्या होंगे? विशेषण होंगे। ठीक, तो वही कह रहा विशेषण उभय पद, ठीक, और समान अधिकरण में होंगे। ये नहीं कि एक पंचमी में हो एक चतुर्थी में, ठीक, दोनों क्या होंगे? समान में होंगे, अर्थात प्रथमांत में ना। आगे आगे मिलेगा जो आपको सप्तमंत में भी मिलेगा द्विग समास में, लेकिन यहाँ देखिए प्रथमांत में होगा दोनों ना। किस में होंगे? प्रथमांत। देखिए विशेषण उभय पद। अब देखिए यहाँ कोई संधि हो रहा है क्या? कुछ यहाँ पे देखिए कौन सा संधि हो रहा है? गुड़, गुड़ के गुड़। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आ प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा? वि से स ओढ़ो भय पद ना, ठीक। भय पद कर्मधारय है ना, कर्म तो धारे माने क्या होता है? और कर्म माने कर्म को धारण करे ना, कर्म धारे। तो विशेषणो उभय पद कर्म धारे, ठीक, विशेषणो उभय पद कर्म धारे, ठीक। अब यही सूत्र लिखा है आपका, ठीक, पुस्तक में, विशेषण उभय पद कर्म धारे। अब इन्होंने क्या दिया? देखिए जैसे हो गया आपका श्वेत हो गया, और क्या कृष्ण, श्वेत माने क्या होता है? कृष्ण माने क्या होता है? काला होता है ना। और देखिए ठीक है, अच्छा शीत और उष्ण। शीत क्या है हमारा? हाँ
उष्ण क्या है? हाँ, अच्छा, शीत भी क्या है? उष्ण भी क्या? किसका विशेषण बनेगा? मान लो जल, जल ही ऐसा होगा ना, ठंडा भी गर्म दोनों हो गए, दोनों होते हैं ना, क्योंकि वास्तविक जल का लक्षण तो स्पर्श शीतवत शीतलता है, ठीक है। तब मान लीजिए इन्होंने उदाहरण दिया, क्या दिया है? श्वेत कृष्ण ना, श्वेतन च न, श्वेतन च, श्वेत और कृष्ण ना, देखिए श्वेत और, ठीक, श्वेत कृष्ण। अच्छा, श्वेत माने कि सफ़ेद होता है और कृष्ण माने क्या होता है? काला। तो ये दिया इन्होंने ना। अब देखिए, देखते हैं कृष्णस्य श्वेतस्य, कृष्णस्य तो क्या हो जाएगा? अब दो जाए उसको आगे कर दी जाए, इसके पीछे कोई दिक्कत नहीं है ना। कृष्ण श्वेत कर सकते हैं, श्वेत कृष्ण कर सकते हैं, का विशेषण दोनों भाई, जाए इसको आगे करे जाए पीछे करे, कोई दिक्कत नहीं है। कि आप पुस्तक में लिखा है जो है कृष्ण श्वेत, यही नहीं होगा, विशेषण उभय पद है, तब विशेषण जाए आगे हो चाहे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप इसमें लिखा है उन्होंने जो है कृष्णस्य श्वेतस्य, कृष्ण श्वेत ना, कृष्ण श्वेत ना, ठीक, कृष्ण श्वेत। अब इसका विग्रह करें, क्या बनेगा? क्या होगा? कृष्णस्य और कृष्णस्य श्वेतस्य, ठीक, कृष्णस्य श्वेतस्य ना। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं आप, श्वेत कृष्ण है तो इसको कर सकते हैं श्वेतस्य कृष्णस्य। जैसे मान लें हम पलट दिए इसको, हम श्वेत पहले हो गया कृष्ण हो गया, तब क्या करेंगे? श्वेतस्य कृष्णस्य, ये भी कर सकते हैं आप, ठीक है। विशेषण मतलब दोनों पद होना चाहिए, ठीक। अगर दोनों पद में है तो कौन समास होगा? विशेषण दोनों पद में है तो कौन समास होगा? विशेषण उभय पद कर्मधारय। मान लिया आपको एग्जाम में ना दिया कि विशेषण उभय पद कर्मधारय दिया रखा, कृष्ण श्वेता में समास है, कौन समास है? तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है। हाँ, किस सूत्र से है? विशेषण उभय पद कृष्ण श्वेता। अच्छा, इसकी कर्मधारय संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय से। अच्छा, कृष्ण श्वेत का विग्रह होगा कृष्णस्य। अच्छा, कृष्ण श्वेत का जो है समासिक पद बनेगा, क्या बनेगा? कृष्ण श्वेत, ठीक। अब और अंदर से पूछना चाहेंगे, ठीक है। कृष्ण श्वेत समास है, तत्पुरुष समानाधिकरण, तत्पुरुष व्यधिकरण, बहुब्रीहि समानाधिकरण, बहुब्रीहि व्यधिकरण। हाँ, कौन सा होगा? तत्पुरुष। ये अंदर से प्रश्न है, और अगर अंदर से गहराई से पूछना चाहेंगे तब, ठीक, ठीक, ठीक। क्या होगा? कृष्ण श्वेता ना, कृष्ण श्वेता, कृष्ण श्वेता में कौन समास है? अब देखिए, कृष्ण भी श्वेत भी किसी का क्या विशेषण है ना, इन्होंने किसी का विशेषण है। तो इन्होंने दिया जैसे घोड़ा दिया है, कुछ और लिख सकते हैं आप ना, गाय भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। काला और सफ़ेद ना गाय होती है ना। हाँ, अगर अन्य पद निकालेंगे तो भाई बहुब्रीहि बनेगा। जैसे अब कहीं कृष्ण श्वेतस्य, हाँ ना, कौन नहीं, इन्होंने एक मात्र समझाने के लिए अंडरलाइन गोले में दिया इन्होंने, नहीं तो अलग से इसे लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से लिखते हैं कि इन्होंने इसे दिया कि आप लोग समझ जाएं, न कहें कृष्ण श्वेत क्या है,
भाई अगर कृष्ण श्वेत क्या है आप समझ फिर प्रश्न उठता भाई यहाँ कृष्ण श्वेत क्या है, प्रश्न उठता। तो इन्होंने एक माध्यम दिया समझाने के लिए कि ये हो सकता है मतलब कोई प्राणी, ठीक। तब इन्होंने और उदाहरण दिया, क्या दिया इन्होंने, जैसे कृतंच अकृतंच ना, और चरंच अचरंच, चर और अचर, क्या चर और अचर ना, तो क्या हो जाएगा इसका चर अचर का चराचर, जो चरने वाला है जो नहीं चरने वाला है। अतः स्थूल और स्थावर जंगम होता है ना, स्थूल स्थूल जंगम जब वेदांत दर्शन में पढ़ेंगे तो वहाँ आएगा आपको। तो इसी प्रकार इन्होंने उदाहरण दिया। आपको कहीं मिले अगर विशेषण उभय पद मिले कौन समास करेंगे आप, उभय पद, ठीक। अब जैसे कहते हैं उष्ण और श्वेत, जहाँ भी आपको मिले दोनों पद विशेषण क्या करेंगे आप, ठीक। आगे चले दिग में चले अब, दिग में चले अब दिग समास में। इसी प्रकार आप बन जाएंगे, कई उदाहरण बन जाएंगे, ठीक है। भैया ये जो प्रतिवादी दिया हाँ जी हाँ क्या हुआ, चेतन और अचेतन का, अच्छा वहाँ किसी प्रसंग में आया होगा, आगे पीछे कुछ मुछल्ला जोड़ा होगा उन्होंने, तब समास, हाँ जैसे अधगुणे में कौन समास है, हाँ ऐसा क्यों है, आप देखते हैं समानता की जो होता है कि अगर अव्यय होता है तो कौन समास होता है, अगर प्राय जो अव्यय लगा होता है कौन समास होता है, हाँ कौन सा, चले चर्चा कर लेंगे, अगर आएगा दोनों तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे, ठीक है। हाँ 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 ओ अर्थ जो साहित्य में दिया है पर्टिकुलर क्या होता है कि अर्थ पे डिपेंड, अधिकांशतः क्या होता है कि आगे पीछे जो कुछुल्ला होता है ना कि किसका विशेषण है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समास कर देता है वहाँ पर, ठीक। जब साहित्य पढ़ेंगे उस पर चर्चा कर लेंगे, या फिर संपन्न होगा इसके बाद ना फिर साहित्य और इसका तुलनात्मक थोड़ा अध्ययन कर लेंगे जहाँ आवश्यकता होगा, ठीक। क्योंकि एक बार इसको पढ़ने के बाद क्या होता है कि तब तुलनात्मक अध्ययन करने योग्य हो जाते हैं सभी, ऐसा क्यों हो रहा है यहाँ पे, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है। आप जब तक नहीं पढ़े तब तक आप तर्क नहीं कर सकते ना, क्योंकि सिद्धांत आपको पता नहीं होगा। मान लीजिए कुछ लोग होंगे 4-5 लोग उनको पता है, अधिकांशतः लोगों को नहीं पता होगा। चलते हैं किसमें, द्विग। अच्छा द्विग समास जो है किसका भेद है, हाँ अच्छा तत्पुरुष के कितने भेद है प्रायः, सामान्यतः 2 ना, कौन कौन से, अच्छा वेदकर्ण के कितने भेद हैं, कौन कौन से ना, क्या द्वितीय क्या द्वितीय, हाँ द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी सप्तमी तत्पुरुष, ठीक। फिर अब समानाधिकरण के कौन कौन से, पहले क्या है, आगे पूर्व आपने पढ़ा था पूर्व पद विशेषण ना, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। फिर आपने क्या पढ़ा उसके बाद, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, फिर उपमान, फिर उभय पद विशेषण कर्मधारय, फिर किया गया द्विग। पूछा जाएगा द्विग समास किसका भेद है, तत्पुरुष तो नहीं करेंगे आप, अगर कर्मधारय नहीं दिया रहेगा तब आप तत्पुरुष करिए, ठीक है। पहले अगर कर्मधारय दिया है तो कर्मधारय का भेद है क्या, द्विग। अगर कर्मधारय नहीं दिया है पूछेगा कि जो है द्विग किसका भेद है, द्विग समास,
उसमें दिया गया अव्ययी भाव का, तत्पुरुष का जो है कि द्वंद्व का है कि जो है बहुव्रीहि का, तब आप लगाएंगे तत्पुरुष ना। अब चलते हैं किस पे, द्विगु पे ना। देखिए यहाँ समझने वाला भी विषय द्विगु समाज में थोड़ा बहुत ना कन्फ्यूजन बना रहता आगे। समानता तो आप जान जाएंगे, समानता तो जान जाएंगे जो है संख्या पहले क्या हो, संख्या हो बाद में संज्ञा हो, इतना सब जानते हैं। लेकिन थोड़ा और अंदर जाएंगे थोड़ा समस्या होगा ना, तो वहाँ समझने वाला विषय है थोड़ा। जब आता है सूत्र है तद्धित उत्तर पद समाहारे ना, तद्धित उत्तर पद। देखिए क्या हमारा द्विगु, क्या है द्विगु समास ना। द्विगु समास। ठीक, अब चर्चा कर लेते इस पर। द्विगु माने क्या होता है? हाँ, द्विगु माने दो है ना, द्विगु माने दो। ठीक, अगु माने गाय। ठीक, अब चाहिए दो हमारे क्या संख्या है, संज्ञा है, क्या है हमारा संख्या ना। और गाय हमारा क्या है, क्या है संज्ञा। देखो पहला समानता तो इसका अर्थ यही होता है कि पहले क्या हो संख्या हो बाद में संख्या हो ना, पहले क्या हो संख्या बाद में क्या हो संज्ञा। तो कौन समास होगा? ये तो उसमें दिख रहा है, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना इसमें। द्वि माने दो, दो क्या हमारा संख्या है, गो माने क्या है गाय, गाय हमारा क्या संज्ञा है ना। कौन समास होगा? अर्थात पहले संख्या हो बाद में क्या संज्ञा हो, तो क्या होगा द्विगु समास होगा ना। अब देखिए पंचगंगम, पंच क्या हमारा संख्या है ना, गंगा हमारा सब, गंगा सल हमारा संज्ञा है, तो क्या इसमें द्विगु समास कर देंगे हम? क्या करेंगे हम? क्यों नहीं करेंगे भाई इसमें? हाँ हाँ, अभी मैं वार्तिक, ठीक है इसका वार्तिक भी एक है, उस पर मैं चर्चा करूँगा ना। अभी चल रहा है इस पर थोड़ा ना, इसको थोड़ा समझेंगे तब उसको समझेंगे आप। ठीक, पहले क्या है संख्या बाद में क्या है हमारा संज्ञा। तब संख्या और संज्ञा कौन समास होगा? पहले क्या होगा संख्या बाद में, तो कौन समास होगा हमारा? अब देखिए क्या लिखते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी क्या लिखते हैं अपने पुस्तक में, कहते हैं जब कर्मधारय समास में प्रथम शब्द क्या हो संख्यावाची हो और दूसरा कोई संज्ञा, तो उस समास को हम क्या कहते हैं? यही लिखते हैं कि पहले क्या हो संख्यावाची हो बाद में संज्ञावाची हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास किसका भेद है? कर्मधारय का। तो इन्होंने पहले लिख दिया, इन्होंने पहले स्पष्ट कर दिया जो जब कर्मधारय समास में, कब? जब कर्मधारय समास में। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जब समानाधिकरण होता है ना, समान। ठीक, तो उसे हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। फिर इन्होंने लिखा है क के पहले लिखा है द्विगु शब्द में स्वयं प्रथम, देखा द्विगु शब्द में स्वयं प्रथम शब्द क्या है? द्वि, द्वि माने क्या है? संख्यावाची है। और दूसरा गो, गो माने गो ना, गो अर्थात गाय क्या है? संज्ञा है। फिर इसके पश्चात यहाँ तक हो गया ना, यहाँ तक मैंने पहले बताया। फिर क्या लिखते हैं? कहते हैं द्विगु समास तभी होता है, द्विगु समास तभी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित प्रत्यय लगा हो ना। द्विगु समास तभी होता है जब या तो उसके अनंतर, किसके अनंतर भाई? जब या, हाँ देखिए इन्होंने क्या लिखा? द्विगु समास तभी होता है जब या तो उसके अनंतर कोई तद्धित प्रत्यय लगता हो। इस या मतलब क्या हुआ? द्विगु समास तभी जब या तो ठीक है। अब हाँ देखिए अब क्या कहते हैं, इसमें स्पष्ट करेंगे। इसमें तद्धित उत्तर पद समाहारे, अब यहाँ समझेंगे तब समझ जाएंगे कहना क्या चाहते हैं ना।
इसी का उन्होंने हिंदी में व्याख्या किया है क वाला ना, लेकिन अभी और स्पष्ट करने की ज़रूरत है इसमें। देखिए क्या तद्धित अर्थ ना, देखिए आ गया क्या है तद्धित अब डायरेक्ट अगर उदाहरण बता दें कि ये समास है आपका जो है कि जैसे पंचगवम बनता है, पंचानाम गवाम समाहारा ना, ये तो नॉर्मल है, सब जानते हैं, आप किताब में लिखा हुआ है आपके ना, ये सब जाएंगे कि द्विगु समास होता कैसे हुआ है ना, सूत्र क्या कहता है। ठीक, देखिए क्या लिखा है तद्धित अर्थ ना, तद्धित अर्थ, तद्धित अर्थ, ठीक, तद्धित अर्थ उत्तर, तद्धित अर्थ उत्तर, उत्तर पद समाहारे ना, उत्तर पद समा, ठीक, तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे ना। अब देखिए संधि कुछ हो रहा है यहाँ पे, देखिए कुछ संधि दिख रहा है यहाँ पे। अच्छा कहाँ दिख रहा है देख संधि? हाँ, त में क्या है अ, बाद में क्या है, तो क्या हो जाएगा, क्या बनेगा आ हो जाएगा ना। अब क्या बन जाएगा यहाँ पे देखिए तद्धितार्थ, तद्धितार्थ, देखिए तद्धितार्थ, ठीक, धर्म फिर खड़ा हो गया। यहाँ कुछ संधि हो रहा है कोई, क्या कौन संधि हो रहा है यहाँ पे? हाँ, क्या होगा यहाँ पे? हाँ हाँ, ठीक, बढ़िया। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थ है ना, इसमें क्या है अ, और बाद में क्या है ओ, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऐसे भी इसमें खड़ा पूछ ले भाई, सावधान रहा सब। क्या होगा तद्धितार्थ ना। अब यहाँ क्या है अ है, बाद में क्या ओ, क्या हो जाएगा ओ, गुण संधि हो जाएगा ना, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए अब, ठीक, ये बनेगा ना तद्धितार्थोत्तर, ठीक, पद समाहारे ना, पद समाहारे, ठीक, समाहारे, तद्धित अर्थोत्तर पद समाहारे च ना, ठीक। अब चला यहाँ भी लिख देते हैं, चल, ठीक। अब देखिए तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे। अब कहता क्या है सूत्र, देखिए आगे, आगे सूत्र को समझिए जो है संधि कहाँ कहाँ हुआ, कैसे हुआ, फिर इससे व्याख्या पर चलते हैं ना। देखिए यहाँ तद्धित था, यहाँ क्या बाद में अर्थ था ना, लेकिन अब पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है ना, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे ना, यही लिखा है। अब तोड़ के लिखा नहीं कहाँ गुण संधि कहाँ हो, अब जिनको संधि आता है अब तोड़े हो, ठीक। अब लिखा तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे, इन्होंने संधि करके क्या लिखा है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे ना, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे। अब भाई तद्धित में कौन संधि है? तद्धित, हाँ कौन संधि है? झयो हो अन्न, झय ह अन्न तरस्याम, और तोड़ देंगे झय ह अन्न तरस्याम, ठीक। अन्न तरस्याम माने, ठीक, जैसे बनता है वाघ हरि ना, वाघ घरी, वाघ घरी, वाघ घरी बनता है ना, घ हो जाता है जो है इसके स्थान पे, किसके ह के स्थान पे घ, तो क्या बन जाता है वाघ खरी और वाघ हरि, दोनों रूप बनते हैं।
ठीक, इसी प्रकार यहाँ बन जाएगा तद्धित, है ना। कि कौन संधि हुआ यहाँ पे, कहते हैं तद्धितार्थ, तद्धित का अर्थ देने वाला ना। देखिए तद्धितार्थ, यहाँ तक देखिए तद्धितार्थ ना, तद्धित का अर्थ क्या हो, तद्धितार्थ माने तद्धित का अर्थ देने वाला। फिर कहते हैं उत्तर पद समाहारे, उत्तर पद बाद में कहते हैं समाहारे ना, क्या हो, समाहार अर्थ में हो, क्या हो, समाहार, समाहार अर्थ में नो। अच्छा, इसके पहले एक सूत्र क्या देखते हैं, संख्या पूर्वो दिगु ना, संख्या पूर्वो, इसको समझते हैं आगे। देखिए संख्या, ठीक है, संख्या पूर्वो दिगु ना, शुद्ध संख्या इसका कितना है, संख्या पूर्वो दिगु ना, संख्या पूर्वो दिगु। देखिए इसका है 2 1 51 तद्धित ना, 2 1 51 उसका है, 2 1 51 है ना, कितना इसका 2 51 है, और इसका कितना है 2 1 32 ना। ठीक, अभी कहते हैं संख्या पूर्व दिगु, क्या कहते हैं, संख्यावाची क्या हो, पूर्व में हो, कहाँ पे हो, तो क्या होगा दिगु समास, क्या कहते हैं, तो संख्यावाची कहाँ हो, पूर्व, पूर्व माने पहले, संख्यावाची कहाँ हो, पूर्व माने पहले हो, तो कौन समास होगा हमारा, तो ये जो क्या कहते हैं संज्ञा सूत्र, क्या हमारा है, संज्ञा सूत्र है ना, क्या है हमारा, ये दिगु संज्ञा करता है, क्या करता है, ठीक। जैसे आपने पढ़ा था ना पीछे, कर्मधारय संज्ञा करने वाला कौन सूत्र था ना, क्या था आपका जो है, तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारय, कर्मधारय संज्ञा करता था वहाँ पे ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे संख्या पूर्वो दिगु, क्या है, संख्या पूर्वो दिगु, ये क्या करता है, संज्ञा करता है, कौन संज्ञा करता है, दिगु संज्ञा करता है ना। अब ये सब क्या है, विधि सूत्र है, क्या है विधि सूत्र है, वस्तुतः तत्पुरुष समास करता है, क्या करता है ऊपर वाला, तत्पुरुष समास ना। अच्छा, तत्पुरुष का भेद क्या है, कर्मधारय, कर्मधारय का भेद क्या है, दिगु, तो आएंगे तत्पुरुष के अंतर्गत आएंगे ना, तत्पुरुष के अंतर्गत आगे नहीं आएंगे ना। तो पहले क्या है तत्पुरुष, तत्पुरुष का भेद क्या है, कर्मधारय, कर्मधारय का भेद क्या है, दिगु। तो वस्तुतः ये जो सूत्र क्या करता है, ऊपर वाला तत्पुरुष क्या करता है, तत्पुरुष, लेकिन तत्पुरुष के साथ साथ क्या करेगा, इसका भी समास करेगा, किसका, दिगु समास का क्या करेगा, समास, क्योंकि उसी का अंग तो है। तो क्या करता है, देखिए संख्या पूर्वो दिगु, संख्या पूर्वो अर्थात संख्यावाची क्या हो, जैसे आप देखते हैं पंचगवम देखते हैं ना, तब पंच क्या हमारा है, बाद में क्या हो, गौ क्या संज्ञा है, तो क्या बनता है हमारा, पंचगवम बनता है ना। ठीक, तो ये संख्या पूर्व में है और दिगु में लिखा है, स्वयं लिखा ना, दिगु मतलब क्या हो। अब सोचिए कि बाद में संज्ञा और समाहार कहाँ से आया हमारा, उसमें समाहार भी आ रहा है ना, कि पंचानाम गवाम समाहार, समाहार आया कहाँ से, ये लिखता है ना, ये लिखते हैं तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे, क्या लिखते हैं, तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे। ठीक, अब इसको समझिए। अब यहाँ से भी एक अनुवृत्ति लेते हैं, क्या, दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिक् संख्ये, अब देखिए दिक् संख्ये संज्ञायाम से यहाँ अनुवृत्ति लेते हैं, इनका 2 1 51 होगा तो 2 50 होगा, हमको लगता है 2 1 50, क्योंकि अनुवृत्ति लेंगे संख्या ना, दिक् संख्ये दिशावाची हो, क्या हो, संख्यावाची हो ना, संख्यावाची तो यहाँ हमारा है, और कहते संज्ञावाची हो ना, क्या हो, दिक् संख्ये संज्ञायाम, दिशावाची हो, दिक् माने दिशा, दिक् माने, देखिए दिक् माने क्या हो, दिशा, दिक् संख्ये ना, दिशावाची हो और क्या हो, संख्यावाची हो, दिक् संख्ये संज्ञायाम, और बाद में क्या हो, संज्ञा। 3 कंडीशन मिलते हैं,
3-4 कंडीशन मिलते हैं। जब अनुवृत्ति कहाँ से लेंगे हम? दिक् संख्य ना। अब देखिए संख्या आ गया हमारा ना। अब बाद में क्या लिखते हैं? उत्तर पद समाहारे। उत्तर पद में क्या हो? समाहारे। समाहार अर्थ में हो ना, क्या हो? पहले क्या हो? संख्यावाची हो, बाद में क्या हो? समाहार हो। क्या हो? देखिए पहले क्या हो? संख्या, बाद में क्या हो? समाहार। अगर पहले दिशावाची होगा और समाहार अर्थ होगा तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। कर्मधारय चर्चा करेंगे उस पर, लेकिन हम इस पर चर्चा करते हैं आगे। संख्या, पहले क्या हो? संख्या हो, बाद में क्या हो? समाहार अर्थ हो ना। तो कौन समास होगा यहाँ पे? इसका डायग्राम मैं बनाता हूँ। संख्या पूर्व दिगु, ठीक। कैसा सूत्र है हमारा? है संज्ञा। वह पुस्तक के नीचे लिख लीजिए आप, उसके नीचे सामने, क्योंकि उसमें दिया नहीं है ना। और तद्धिताद उत्तर पद समाहारे, वहाँ लिख दीजिए तत्पुरुष लिख दीजिए, उसके आगे तत्पुरुष और समास करने वाला सूत्र है समास। बस, क्योंकि जब आप खोलेंगे पुस्तक में तो लिखा मिलेगा आपको ना। देखिए पहला कंडीशन क्या हो? देखिए आगे अनुवृत्ति लेते हैं कहाँ? दिक् संख्य संज्ञायाम। दिक् संख्य मतलब दिशावाची और क्या हो? संख्यावाची हो ना। क्या हो? दिशावाची और क्या? संख्यावाची हो। तो डिवाइड करते हैं, ठीक। अब इधर क्या होगा? एक कहते हैं तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहार है ना। कहते हैं तद्धित प्रत्यय के अर्थ का विषय होने पर, या तद्धित अर्थ ना, बाद में क्या हो? तद्धित क्या प्रत्यय का अर्थ हो। क्या हो? कहते हैं तद्धित। इस पुस्तक में आपके नहीं दिया है, इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, इसमें नहीं दिया है, ठीक है। जो दिया हुआ है लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है, लेकिन आप पढ़ रहे हैं तो सूत्र दिया, समझ लीजिए इसको, ठीक है। एक बार क्या लिखा है? कहिए समझाए ना, फिर चले उस नॉर्मल वाले पे आपको, फिर डायरेक्ट जो है संख्या पूर्व दिगु जो कहता है कि जो पहले संख्यावाची हो, बाद में क्या हो? संज्ञावाची हो। जैसे घटित हो रहा है पुस्तक में, दिखा दे आपको ना। जैसे सिंपल। अच्छा अच्छा, देखिए कहते हैं क्या? तद्धित अर्थात तद्धित का अर्थ देने वाला हो। पहले क्या होगा? भाई नहीं बात कर रहे हम, दो पद होते हैं, दो पद होते हैं ना समास में। तो पहले वाले पद की बात नहीं कर रहे ना, सेकेंड वाली कहते हैं। देखिए इस सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, किस? तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे च। मैं इस सूत्र को, हाँ, इस विषय में बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं तद्धित, कहते तद्धित अर्थ देने वाला हो। क्या हो? हाँ, तद्धित प्रत्यय का अर्थ देने वाला हो ना। क्या हो? तद्धित प्रत्यय का अर्थ मतलब कोई यहाँ शब्द होगा जो है, जो यहाँ भी शब्द होगा, यहाँ पे क्या होगा? कोई तद्धित प्रत्यय होगा। क्या होगा? तद्धित प्रत्यय का अर्थ देने वाला उस कोई शब्द होगा, उसमें तद्धित प्रत्यय लगा होगा ना, ठीक। तद्धित प्रत्यय का अर्थ देने वाला ना, ठीक। हाँ, या तद्धित अर्थ का विषय, ठीक है। तद्धित अर्थ का क्या होगा? विषय होगा, ठीक है। कुछ भी करते हैं, या तद्धित अर्थ का विषय, ठीक। पहला कंडीशन है आपका, ठीक है। क्या है? पहला, यहाँ कुछ शब्द होगा, अभी नहीं लिखे इसको, ठीक। ये समझिए आप, तद्धित अर्थ ना लिखा ना, तद्धित अर्थ मतलब तद्धित प्रत्यय का अर्थ या विषय क्या हो? यहाँ होगा बाद में ना, ठीक। तद्धित प्रत्यय का अर्थ या विषय होने पर फिर क्या कहते हैं जो है? अब क्या लिखा? उत्तर पद। क्या लिखा है? उत्तर पद। अब कहते हैं उत्तर पद होने पर अर्थात समानाधिकरण। उत्तर पद क्या कहते हैं? उत्तर पद
उत्तर पद परे होने पर ना, उत्तर पद परे होने पर। उत्तर पद परे होने पर अर्थात समानाधिकरण का विषय होने पर ना, बाद में क्या होगा, समानाधिकरण होगा ना, क्योंकि चल रहा क्या चल रहा है हमारा, समानाधिकरण चल रहा है ना। समानाधिकरण का क्या भेद, वही भेद है ना, ठीक। तो समानाधिकरण का क्या विषय होने पर ना, बाद में क्या हो, समानाधिकरण क्या हो, समानाधि, फिर अब क्या है, समाहार्य क्या है हमारा, देखिए एक हो गया तद्धित अर्थ, दो हो गया उत्तर पद, फिर तीसरा कंडीशन क्या हमारा है, समाहार्य च ना। फिर क्या कहते हैं, समाहार का अर्थ विषय होने पर ना, या समाहार या समाहार अर्थ में ना, समाहार क्या हो, बाद में समाहार, ठीक है, समाहार अर्थ। ठीक, 3 कंडीशन है हमारे, कौन कौन से, क्या कहता है, तद्धित अर्थ, तद्धित प्रत्यय का अर्थ या विषय होने पर, ठीक। फिर दूसरा कहता है उत्तर पद, अर्थात उत्तर पद परे होने पर, उत्तर पद परे होने पर अर्थात क्या, समानाधिकरण। फिर कहता है समाहार्य च, क्या कहता है, समाहार का विषय होने पर, बाद में क्या होगा। अब इधर आइए, इस कंडीशन में बात करते हैं, किस पे, इस पे ना, यहाँ तो मैंने कहा कि अनुवृत्ति लेंगे, किसका लेंगे, दिक् संख्य संज्ञायाम, दिक् संख्य, हाँ, पहले क्या हो, दिशावाची हो और संख्या, दिशावाची और संख्यावाची। आपका यहाँ क्या मिलेगा, दिशावाची, ठीक। फिर यहाँ संख्यावाची, क्या मिलेगा, संख्यावाची। ऐसे यहाँ भी क्या होगा, दिशावाची और क्या होगा, संख्यावाची, ठीक। यहाँ भी क्या होगा, दिशावाची और संख्यावाची ना, दिशावाची। अब देखिए क्या बनेगा, पहले क्या हो, दिशावाची या संख्यावाची हो, दिशावाची संख्यावाची, दिशावाची संख्यावाची। अब कहेंगे पहले क्या हो, संख्या हो, बाद में क्या हो, तद्धित प्रत्यय का अर्थ या विषय होने पर ना, देखिए, ठीक। फिर कहते हैं संख्या हो, बाद में क्या हो, उत्तर पद परे होने पर। फिर क्या कहते हैं, संख्या हो, बाद में क्या हो, समाहार अर्थ होने पर। जैसे हम क्या करते हैं, त्रिलोकी करते हैं ना, अब घटित करेंगे बताएंगे, त्रिलोकी करते हैं ना, पंचवटी करते हैं, तो पहले क्या हो, संख्या हो, और बाद में क्या हो, समाहार अर्थ का विषय हो। पहले क्या हो, संख्या, जैसे पंचपात्रम बनाते हैं ना, पंचपात्रम, पहले क्या संख्या है, अब पात्र ना, संख्या क्या है, समाहार अर्थ में ना, समाहार अर्थ में ना। तो पहले क्या हो, संख्या हो, बाद में क्या हो, समाहार। तो कौन समास होगा, कौन समास होगा, मैं इस पे बात नहीं करूंगा ना, ये आप लोग भ्रम में हो जाएंगे। अभी यहाँ होने लगेगा, अलग अलग समास होने लगेगा ना, तत्पुरुष होने लगेगा यहाँ पे, ठीक। मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ अभी, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ क्या, दिगु, ठीक। पहले क्या हो हमारा, संख्या हो, बाद में क्या हो, तद्धित प्रत्यय का विषय होने पर। फिर कहते हैं संख्या हो, फिर कहते हैं बाद में क्या हो, उत्तर पद परे होने पर, अर्थात समानाधिकरण होने पर। फिर क्या कहते हैं, संख्या हो, बाद में क्या हो, समाहार का विषय होने पर। 3 कंडीशन, मैं इस पे बात नहीं कर रहा हूँ, दिशा पे, ठीक। मैं इस सूत्र की व्याख्या कर रहा हूँ, किस सूत्र की, तद्धित उत्तर पद समाहारे च, किसकी, तद्धित उत्तर पद समाहारे च, इस सूत्र की मैं व्याख्या हो रहा है। ये सूत्र क्या कहता है, तद्धित प्रत्यय का अर्थ या विषय होने पर, कब, बाद में, ठीक। क्योंकि देखिए ये पूरा देखिए किस अर्थ में, तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे, समाहारे कहाँ का रूप है, कहाँ गए, इसका अर्थ क्या निकला, होने पर ना, तो बाद में होगा, पहले नहीं होगा ना, क्या होगा, बाद में होगा। तो वही समझिए,
तद्धित प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? बाद में। फिर क्या होगा? उत्तर पद परे बाद में। फिर समाहार, इसमें खुद लिखा है स्वयं ना, तद्धित अर्थ उत्तर पद और समाहार। तद्धित अर्थ उत्तर पद और, अब ऐसे दिया रहता समझ नहीं पाते कोई क्या लिखा है ना। तो क्या तद्धित अर्थ हो, फिर क्या उत्तर पद हो और समाहार। 3 मिले हैं नहीं हमारा, 3 कंडीशन मिल रहे हैं। कौन कौन से? तद्धित अर्थ हो, उत्तर पद हो और कहाँ हो? बाद में। कहाँ हो? इसके पहले क्या हमारा? संख्या। इसके पहले क्या हमारा? संख्या। कौन समास होगा? द्विगु समास होगा ना। अब विज्ञान कहता आओ करके सीखे, ठीक, प्रैक्टिकली देखते हैं अब। तद्धित प्रत्यय का विषय होने पर इन्होंने दिया सस प्लस मातृ ना, क्या बना हुआ? साढ़ मातुरा। क्या है? साढ़ मातुरा लिखा है क्या हमारा? साढ़, ठीक। साढ़ मातुरा ना, देखिए इन्होंने ये लिखा साढ़ मातुरा ना, साढ़ मातुरा। आगे समझिए इसको आप, ठीक। साढ़ मातुरा, यहाँ क्या हमारा? सस था पहले। क्या सस? मैं छ समझिए, क्या? छ। अच्छा, मैं उसके बात करता हूँ बाद में। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आगे इसको थोड़ा एग्जाम्पल ऊपर, ठीक है। सड या सद क्या है हमारा? सड। सड हमारे क्या है? हम लिख दे सड, देखिए सड लिख दिए प्लस माथुर लिख दिए। अब समझिए, अब इतना समझिए आगे, ठीक है। माथुरा होता है, सड क्या है हमारा? मातुर क्या हमारा? क्या है? अच्छा, मातु में प्रत्यय लगाए ना, अण प्रत्यय लग जाता है ना, आद वृद्धि हो जाता है हमारा, तो ठीक है। क्या हो जाता है? आद वृद्धि हो जाता है। तो अण प्रत्यय तद्धित का कृदंत का है? हाँ, किसका है? कि उभय पदी क्या है? तद्धित का है ना। अपत्य अर्थ में होता है ना, तस्यापत्यम पुमान ना। जैसे आपने देखा था स्त्री प्रत्यय में भी देखा था अपना, इंद्र शब्द था ना, इंद्र में आपने अण प्रत्यय लगाया था, क्या बना था? ऐन्द्र आगे बना था। मैंने कहा सिर्फ इंद्र में आप क्या लगाएंगे? अण प्रत्यय लगाएंगे, क्या बनेगा? ऐन्द्र। जब मैं कहूँगा स्त्री प्रत्यय, स्त्री विवक्षा में क्या बनेगा? ठीक। तब अण प्रत्यय लगाए ना, इसमें अण प्रत्यय किसका है? तो वही लिखा है तद्धित प्रत्यय का अर्थ विषय होने पर। जब इसमें प्रत्यय लग जाएगा ना तद्धित का, तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय का अर्थ विषय होने पर, तद्धित प्रत्यय का अर्थ देने पर ना, या तद्धित प्रत्यय अर्थ वाला। अब पहले क्या हमारा? संख्या मिलेगा नहीं मिला? देखिए यहाँ पर षड क्या हमारा? संख्या है, ठीक। बाद में जब प्रत्यय लगाएंगे तद्धित वाला, अण प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तद्धित प्रत्यय का अर्थ होने पर जब पूरा शब्द बनेगा, क्या बनेगा? जब मातृ बनाएंगे इसमें ना, मूल शब्द क्या? मातृ शब्द है ना। हाँ, मूल शब्द क्या? मातृ। मातृ में बाद में अब संज्ञा करने के बाद जो है कि तद्धित समासात से क्या लगाएंगे? अण प्रत्यय लगाएंगे ना हम मातृ में। फिर उसका अर्थ क्या हो जाता है, उस विषय में बात करेंगे भाई आगे। अभी समझिए इसको जो है, षड क्या हमारा? क्या है? आप समझिए, जो मातुर से इसमें तद्धित प्रत्यय लगा है, क्या लगा है? मान लीजिए, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। बाद में क्या है? तद्धित प्रत्यय लगा, क्या लगा है? देखिए मूल शब्द हमारे क्या? मातृ होता है ना, मातृ आएगा, फिर अड़ आएगा, यहाँ पे जो है क्या आएगा? अण प्रत्यय आएगा ना, क्या आएगा? फिर यहाँ पे जो री है उसको क्या करते हैं? और आ जाता है बाद में, जो है क्या था? उर से पहले भी आता है, उत आता है। उर से पहले क्या आता है? उत आता है। उर से उत आता है, उस छोड़िए उसको। हाँ, अण प्रत्यय में पढ़ा गया है। हाँ, षड मातृ बनता है। जब अण प्रत्यय पढ़ाएंगे वहाँ पे अपत्य अर्थ में है। देखिए क्या हमारा? मातृ है, मातृ से अण प्रत्यय लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे? और है ना, तो क्या तो बाद में क्या हमारा? तद्धित प्रत्यय है ना बाद में। अण प्रत्यय कैसा है? अब बात पहले क्या है? संख्या है, ठीक। तो पहला कंडीशन हमारा ये हुआ, क्या? पहले संख्या, बाद में क्या? तद्धित प्रत्यय का अर्थ या विषय होने पर। बाद में कोई शब्द है उसमें तद्धित प्रत्यय लगा है, क्या है? तद्धित प्रत्यय लगा है। एक कंडीशन हो गया, किसमें? साढ़ मातुरम बनेगा।
फिर दूसरा क्या होगा हमारा संख्या। संख्या बाद में क्या हो, उत्तर पद परे होने पर क्या हो। पहले आप इसको समझ लीजिए तब चलते हैं दूसरे पे, ठीक है। पहले आप इसको समझिए। घबराइए मत, अगर समझ में नहीं आ रहा 2 बार में 3 बार में समझ में आ जाएगा, ठीक। अच्छा, संधि पढ़े हैं ना आप लोग, संधि पढ़े हैं ना। सम्राट शब्द बनाया है ना, सम्राट, सम्राट और सम्राट बनाया है ना। तो अब उसका काम पढ़ने वाला है थोड़ा यहाँ पे, हाँ, अब उसका यहाँ काम पड़ेगा, ठीक है। तो हम किस पे बात करते हैं, पहले पे। किस पे, पहले क्या हमारा यहाँ पे संख्या हो, क्या हो, संख्या। बाद में क्या हो, तद्धित अर्थ का ना, तद्धित अर्थ का विषय होने पर, तद्धित प्रत्यय का विषय होने पर, तद्धित अर्थ का। अब देखिए, अब इन्होंने लिखा, उदाहरण दिया सच प्लस मात्र। देखिए अब क्या दिया है, सच प्लस मातृ ना, सच प्लस मातृ बना है इन्होंने। अब बना क्या है हमारा जो है, ये बना हुआ है हमारा आगे षड मातृ बना है, षड मातृ ना। क्या बना है हमारा, षड मातृ बना है ना। देख लीजिए क्या बना हमारा, षड मातृ। क्या बना है, षड मातृ, ठीक है। क्या बना, षड मातृ ना। अब इसका क्या करें, समास विग्रह करें। क्या करेंगे हम, षड मातृ। क्या बनेगा, सस्फ्राम मातृणाम अपत्यम पुमान ना, सस्फ्राम, ठीक, मातृणाम, मातृणाम अपत्य ना, अपत्य, अपत्यम पुमान ना। क्या बना है, सस्फ्राम मातृणाम अपत्यम पुमान। क्या बना है, सस्फ्राम मातृणाम अपत्यम पुमान। षड मातृ किसे कहते हैं, हाँ, कार्तिकेय जी को ना। अब इसलिए लिखा है, देखिए पूछा जाएगा, देखिए सिंपल में आपका पूछा जाएगा षड मातृ में कौन सा प्रत्यय है, हाँ, कौन सा प्रत्यय है, षड मात्रा में कौन सा प्रत्यय है, अण प्रत्यय ना। अच्छा, षड मात्रा में कौन सा समास है, हाँ, क्या समास है, षड मात्रा में द्विगु समास है। द्विगु समास क्यों है भाई, ना ना, तद्धित, ठीक है। तो षड मात्रा तद्धित अर्थ देने वाला है ना, जो मातृ है क्या है, तद्धित अर्थ देने वाला है, क्योंकि मूल शब्द हमारे क्या है, सस। इन्होंने लिखा, देखिए क्या लिखा है, सच प्लस क्या मातृ, इन्होंने लिखा सच प्लस मातृ लिखा ना। क्या लिखा है, सच प्लस मातृ लिखा है, यही लिखा है। सच क्या होगा हमारा, षड बनता है ना, षड प्लस मातृ। अच्छा, षड मात्रा में कौन सा समास है, अच्छा, इसका विग्रह क्या होगा, अच्छा, षड मात्रा। अच्छा, षड मात्रा में समास हुआ है किस सूत्र से हुआ है, तद्धित ना, तद्धित अर्थ उत्तर पद से। इसमें क्या हुआ, समास। अब मत कहिए कि द्विगु समास हुआ है, क्या ये नहीं कहेंगे आप द्विगु समास हुआ है, समास है, ये मत कहिए द्विगु समास हुआ है, क्योंकि वस्तुतः जो वस्तुतः है क्या तत्पुरुष करता है, क्या करता है, तत्पुरुष समास करता है, तत्पुरुष का है ना। तो आपसे पूछा जाए कि षड मात्रा में समास है,
कौन सा? देखो ना, किस सूत्र से समास हुआ है? अच्छा, आपसे पूछा जाएगा साठ मात्रों में जो है दिग् संज्ञा किससे हुआ है? हाँ, क्या मैंने अभी सूत्र बताया ना, संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? संख्या। इसलिए मैंने कहा इसको आप लिख लीजिए आप, ठीक है। तो पूछा जाएगा साठ मात्रा में जो है दिग् संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? संख्या पूर्वो दिगु से क्या हुआ है? हमारा संज्ञा हुआ है ना। कौन संज्ञा हुआ? दिगु। उसमें खुद लिखा हुआ संख्या पूर्वो दिगु ना, संख्या पूर्वो दिगु से क्या हुआ? इसमें दिगु संज्ञा हुआ ना, दिगु संज्ञा। अब पूछे किस सूत्र से समास हुआ है? तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे या तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे ना, इस सूत्र से क्या हुआ? हमारा समास हुआ है, ठीक। अब साठ मात्रों में ये इतने पूछेगा आपसे एग्जाम में, इसका विग्रह पूछ लेगा, ये पूछ लेगा। हाँ, अपत्यम पुमान और पुरुष पुलिंग अर्थ में ना, पुमान पुलिंग। आप पढ़े इदो अयम पुन से पढ़े नहीं पढ़े? अभी नहीं पढ़ा ना। छह माताओं से उत्पन्न हुए हैं। कौन? साठ मातु, इसलिए कहा जाता ना। हाँ हाँ, ठीक। अब इसकी पौराणिक कथा एक है ना, चलिए पौराणिक कथा है, लेकिन सस्राम मातृराम का, सस्राम मातृराम और अपत्यम पुमान, अपत्य अर्थ में है, उत्पत्ति अर्थ में, संतान उत्पत्ति, ठीक। तो क्या बना हमारा? साठ मात्रा। क्या बना है? साठ मात्रा। साठ मात्रा में कौन सा समास है? किस समास से जो है, किस सूत्र से समास हुआ है? अच्छा, किस सूत्र से जो है संज्ञा हुआ है? दिग् संज्ञा। समास से विग्रह क्या है इसका? अच्छा, सस्राम मातृराम अपत्यम पुमान का जो है समासिक पद बना है ना। ये आपका एग्जाम इतने पूछेगा एग्जाम में आपसे, टीजीटी में यही पूछेगा। अब इसके आगे जानना चाहते हैं, मैं बताऊं कैसे बना आपका? हाँ, अब इसके आगे कैसे अड़ा हुआ है? सस प्लस मातृ था। क्या हुआ? अच्छा, चलिए ठीक। कर दे रहे हैं। पुस्तक में इन्होंने ऐसे दिया मातृराम, पुस्तक में ऐसे लिखा हुआ है ना, एक ऐसे ना, ऐसे लिखा है पुस्तक में ना। नहीं लिखा है ऐसे? हाँ, क्या हुआ? हाँ, डबल षष्ठी में तो होता है, द्वितीया और षष्ठी में बनता है, उसमें डबल बनता है ऐसे। हाँ, द्वितीया और षष्ठी बहुवचन में। हाँ, सा का। अच्छा, जिज्ञासा होने लगी। अच्छा, हाँ, देखिए आगे जो आपका टीजीटी लेवल है, मैं उस पर विषय बात करता हूँ। फिर जिसकी जिज्ञासा होगी कैसे अड़ा हुआ है, कैसे जा हुआ है, सब मैं बताऊँगा। हाँ, हाँ, क्या होगा? अरे भाई शांत रहिए, वहाँ पर से पूछ रहे हैं। हाँ, हाँ, संख्या पूर्व देखो। हाँ, तो प्रश्न आप पूछना, कहना क्या चाहते हैं आप? अच्छा, ट्रिक जा रहे हैं, ट्रिक। अच्छा, चलिए बात करते हैं।
अवदना यानी कि भाई संज्ञा करता है ना, ठीक है। आप जो आपका टीजीटी लेवल का प्रश्न है कि साठ मात्रा में कौन सा समास है, धैर्य रखिए, धैर्य। साठ मात्रा में कौन सा समास है, किस सूत्र से समास हुआ है, प्रायः गलती यही करते हैं, ठीक है। गलती का क्या करेंगे, साठ मात्रा में समास हुआ है, संख्या पूर्व दिगु ये लगा के आएंगे, संख्या पूर्व, जबकि समास किससे होता है, ठीक। तद्धित उत्तर पद समाहार से, तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहार से समास होता है, ठीक। और संख्या पूर्व से क्या होता है, दिगु, संज्ञा होता है। जब आपसे पूछे संज्ञा किससे होता है तब क्या करेंगे आप, संख्या पूर्व दिगु करेंगे। जब पूछे समास किससे होता है तब क्या करेंगे आप, ये लगाएंगे। हाँ, बहुत खतरनाक है, क्योंकि इसके पहले आपने पढ़ा था ना क्या, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय, आपने इसको पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो वहाँ भी क्या करा था, सूत्र हमारा संज्ञा करा था। अब जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय था ना, तो विशेषण बहुलम से हो रहा था कृष्ण सर्प में, हो रहा था, ठीक। तो कृष्ण सर्प में किस सूत्र से समास हो रहा था, कृष्ण सर्प में किस सूत्र से हो रहा था, अच्छा, कृष्ण सर्प में जो है कर्मधारय संज्ञा किस सूत्र से, ऐसे यहाँ भी है कि साठ मात्रा में जो है दिगु संज्ञा किस सूत्र से, संख्या पूर्व दिगु, अच्छा, किस सूत्र से समास, हाँ, बस यही प्रश्न पूछेगा, ठीक। और साठ मात्रा में कौन सा बस है, कौन समास है, ज़्यादा पूछेगा कौन सा इसका जो है विग्रह क्या है, क्या होगा, हाँ। अब देखिए कहाँ के सस, क्या सस प्लस ना, सस प्लस आम प्लस क्या होगा, मातृ प्लस आम। ये कौन वाला आम है, खाने वाला, ये कौन वाला आम है, खाने वाला आम पूरा होता है, ठीक है। ये षष्ठी का है ना, षष्ठी बहुवचन है ना, कहाँ का है, सु और जस, आम और सस, टाभ्याम 20, गेभ्याम 10, गसभ्याम 10, गस ओस आम, कहाँ का है, षष्ठी बहुवचन, मातृयाम ना। देखिए अब पूछेगा साठ मात्रा का समासी विग्रह बनेगा, सस्राम मातृयाम अपत्यम पुमान, अलौकिक बनेगा इसका अलौकिक विग्रह, सस आम मातृयाम, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। अब इसके अंदर जिज्ञासा है किसी को तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यह हो गया एग्जाम का लेवल, ठीक है, जो टीजीटी का है वहाँ तक है। अब इसके आगे सा कैसे अड़ा हुआ, अब मैंने कहा सम्राट बनाया आप लोग ना, सम्राट बना है, अच्छा, संधि नहीं आप लोग पढ़े भाई, हाँ, सेकेंड ईयर है, फर्स्ट फाइनल है, संधि पढ़ाया गया होगा ना उसमें, तो व्यंजन संधि का ही है, अच्छा, चलिए देखिए अब क्या होगा, देखिए जस्ट संधि पढ़े ना, जस्ट ना, क्या जस्ट, तो अब सा का उच्चारण स्थान कहाँ का है, देखिए कहाँ का है, ऋतु और रसानाम, ऋतु और रसानाम मूर्धन्य, देखिए क्या आता है, ऋतु और रसानाम, देखिए री आता है, ठीक है, टू आता है ना, ऋतु र और ठीक, ए उच्चारण स्थान क्या है इसका ना, हमको करना है जस्त हो ना, कहते हैं झल प्रत्याहार बाद में तब भी जस्त हो जाता है ना, झलाम जो सुनते हैं ना, झलाम एक पदांत होता है, एक अपदांत होता है ना, झलाम, तो जस्त करने वाले दो सूत्र हैं, एक पदांत एक, तो पदांत का सूत्र क्या है, अपदांत का झलाम जस झस ना, झलाम जस झस, हाँ अपदांत का है ना। हम बात करते हैं पदांत का ना, तो झलाम जसवंते, झलाम
अच्छा ये सब झल प्रत्याहार में वर्ण कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 8 से 14 ना, 8 से 14 झल में आते हैं ना। अब देखिए ऐसा कहाँ आएगा, संख्या कितना है इसका? सा 13 है ना। झल में आ रहा है नहीं आ रहा है? झल में आ रहा है ना। ठीक, अब हमको करना क्या, जस्ट। अब जस्ट में तो ज ब ग ड कौन कौन से है देखिए, अब ज ब ग ड द। अब हमको मिल रहे 1 2 3 4 ना, 1 2 3 4 5 मिले। अब भाई हम कौन यहाँ पे करें हम? अच्छा ड करेंगे, क्यों करेंगे हम ड? यहाँ बताइए, पढ़े ना, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम, पढ़े ना। तुल्यास आज समान क्या होता है ना, तुल्यास प्रयत्नम सवर्ण। तब देखिए स का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम। अब हमको करना है जस्ट, तो क्या करना है? अब इसमें से देखिए ज का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ, ज का इचु ऐसा नाम ना, इचु ऐसा नाम चालू है, तब ए नहीं होगा हमारा, क्योंकि इसका क्या उच्चारण स्थान है? ब का उच्चारण स्थान क्या है? हाँ, उपु मध्यिया नाम ओष्ठव, उ प न, प वर्ग न, पु प फ ब। फिर ग का उच्चारण स्थान क्या है? अकु विसर्जनम, अकु विसर्जन नाम कंठ। ठीक, कंठ है, ये भी नहीं है। हमको चाहिए क्या? मूर्धा। क्या चाहिए हमको ना? और एक मिनट, द का उच्चारण स्थान क्या? द का ऋतुलशानाम दंतः, ऋतुलशानाम। हमको क्या चाहिए? अब आते हैं ड पे। किस पे आते हैं? ड पे। किस पे आते हैं? ड का उच्चारण स्थान क्या? ड का ऋतु रसाणाम, ट ठ ड मिल रहा है ना। तब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? स आधा है ना, ड भी क्या करेंगे? आधा। हुआ कि नहीं हुआ? सस ड हुआ। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक आया समझ में? क्या समझ में आया? हाँ हाँ, ड होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? जस्ट कर रहे हैं ना। हाँ ठीक, हाँ। अब क्या हुआ? सड़ हो गया ना हमारा। ठीक, अब क्या है? बाद में क्या? मात्री। यहाँ तक समझ में आया बेटी? हाँ, अब देखा सड़ है ना। अब क्या करेंगे हम? एक 11 अनुनासिके अनुनासिकोवा, एक है ना 11 अनुनासिके अनुनासिकोवा। 11 यर प्रत्याहार के बाद अनुनासिक वर्ण होने पर देखिए क्या, देखिए 11 ना अनुनासिके अनुनासिके, 11 अनुनासिके अनुनासिकोवा, अनुनासिको या अनुनासिका हुआ कह सकते। ठीक है, दोनों सकता है। हस्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? अतोर और प्लुताद प्लुते है ना। तो यरह अनुनासिके अनुनासिका वा ना, यर प्रत्याहार के बाद ना। अब यर प्रत्याहार का वर्ण कहाँ से कहाँ तक आएगा? हाँ को छोड़ करके, हाँ को छोड़कर सभी व्यंजन ना। ठीक, तो यरा रूप कहाँ का है? पंचमी षष्ठी एकवचन। अच्छा, इसका अर्थ क्या होगा? यर से या यर के बाद, यर से या यर के बाद। अनुनासिक रूप कहाँ का है? बाद में होने पर। क्या बाद में होने पर? अच्छा, अनुनासिक वर्ण ना, क्या अनुनासिक वर्ण ना बाद में होने पर। अच्छा, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हैं ना? बाद में होने पर क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? अर्थात उसी वर्ग क्या क्या अनुनासिक हो जाएगा ना। देखिए उसी वर्ग का अर्थात अनुनासिक के पहले जो है ना, अर्थात एक कह सकते हैं यर के स्थान पे क्या हो जाएगा? अनुनासिक। अनुनासिक कहाँ का है? प्रथमा ना, प्रथमा है ना। ये कहाँ का है? सब कहाँ का है? सात। ये कहाँ का है? इसलिए मैंने बताया था कि स्थानीय स्थान निमित्त, मैंने बताया ना स्थानीय स्थान निमित्त, ठीक। तो वही लगा है सब, हर जगह वही काम देगा। स्थानीय स्थान निमित्त, स्थानीय स्थान निमित्त, छठे छठो सत्तो पप्पो, ठीक। तो अब क्या कहता है? यरह अनुनासिके अनुनासिको वा। अब कहीं संधि चला लेगा। अब ऐसे संधि चले एक समाज से एक दिन समाप्त होए, एक सूत्र ना। अगर हम देखिए लगभग 1 महीने हो गए होंगे हमको लगता है ना। अभी आप तत्पुरुष चल रहा है, क्या चल रहा है? जबकि एक संपन्न हो जाना चाहिए था 1 महीने में, ठीक। अब इसी में आपका संधि चल रहा है, आप संधि भी क्लियर हो, संधि भी किया और आपका क्लियर, ठीक। यरह अनुनासिके, ठीक। अब देखिए यार, हाँ संधि समास कारक सब चल रहा है इसमें, हाँ प्रत्यय भी चल रहा है बीच बीच में। सब चला, सब द्रोप धात रूप सब चल रहा है आपका। अब मत कहिए गुरु जी की, अब मत कहिए कि ये पढ़ाया नहीं गया, सब दूर नहीं पढ़ाया गया, धाप दूर नहीं पढ़ाया गया है, प्रत्यय नहीं पढ़ाया गया है, सब पढ़ाया गया है, ठीक। हाँ देखिए क्या है, सड़ है ना, तो यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता नहीं आता है, यर प्रत्याहार के अंतर्गत आता कि नहीं आता है, आ रहा है ना। तो अब देखिए इसके बाद अनुनासिक वर्ण है, तब यर प्रत्याहार का स्थान क्या करेंगे? अनुनासिक। अच्छा ड का क्या होगा? अच्छा किस वर्ण का है? अच्छा ट वर्ण का जो पंचमाक्षर क्या है? अनुनासिक क्या है? क्या है? ड है ना। अच्छा ड पूरा है, यहाँ आधा पूरा है, अड़ा भी क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? यही ना। अब क्या बनेगा देखिए यहाँ पे, सड़ क्या बना? ये बना नहीं बना? सड़ मात्री बना नहीं बना इतना, हाँ बना है ना। क्या हुआ? कहाँ कहाँ पर लिखा है? अच्छा ये, अच्छा चलिए, अरे समझ लीजिए, थोड़े लिखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। क्या बना? सड़ मात्री बना ना, सड़ मात्री ना। अब कहेंगे जो है आ कहाँ से आ? ये लिया आ बना तुम्हारा साढ़, क्या बना? साढ़ मातृ बना है। अब क्या प्रश्न हो कहाँ से लिया गया इस आ ना। अब देखा ये आपका क्या हो गया? संधि हो गया ना। अब प्रत्यय चलते हैं। इसके पहले आपने पढ़ा क्या? शब्द रूप। अनुनासिक कहाँ का रूप है? शब्द रूप है ना। अनुनासिक कहाँ के? प्रथमा। जरा कहाँ के? अब इसके पहले आपने प्रत्याहार पढ़ा ना, ठीक। अब क्या चलते हैं? प्रत्यय पे। अब लगाएंगे क्या? अड़। क्या लगाएंगे? अड़। अब किस अर्थ में लगाएंगे? अपत्य अर्थ में। किसमें? अपत्य अर्थ में ना। तस्यापत्यम पुमान, अड़ प्रत्यय यहाँ लगाएंगे हम। अच्छा इधर समझ में आ गया तो मिटा दे इसको हम, मिटा दे इधर। बेटी समझ में आ गया इधर पीछे अड़ा कैसे हुआ आप? छाप ले का पहले से, जब छाप ले पहले से। ओके
देखिए क्या बना, देखिए हमारा क्या बना हमारा, अभी इतना बना है षड मातृ, क्या बना है, ये बना है ना हमारा भाई ना। अब बनना क्या चाहिए था हमारा, षड मातृ, क्या बना हमारा, षड मातृ, षड मातृ ना, षड मातृ, ठीक, ये बना है हमारा ना। अरे ठीक है, बंद रहा है, चलिए इधर आइए। क्या बना हमारा, षड मातृ ना। कौन सा प्रत्यय लगाएंगे अब, हाँ कौन सा प्रत्यय लगाएंगे, हाँ तो हम सोचते नहीं तो, हाँ हाँ कौन सा प्रत्यय लगेगा अब, हाँ सुन के बताओ। अच्छा सब शांत रहा, किस अर्थ में लगेगा, हाँ किस अर्थ में लगेगा, सुने रहा अगल बगल छे, चला हाँ अड़ प्रत्यय क्या लगेगा, अड़ किस अर्थ में, अपत्य अर्थ में ना। अब जानते हैं कि क्या होगा, आदि वृद्धि होगा ना किससे, अच्छा अण प्रत्यय क्या है, कृदंत है तद्धित है, क्या है, मैंने पहले ही बताया था, सूत्र बता देता, तद्धितेषु अचाम आदे, तद्धितेषु अचाम आदे ना। मूल शब्द क्या है, तद्धित, तद्धित का बहुवचन क्या बनेगा, सप्तमी बहुवचन में, तद्धित का सप्तमी बहुवचन में क्या बनेगा ना। अचाम कहाँ का रूप है, षष्ठी, आदे, आदि कहते हैं जब तद्धितेषु, तद्धित का प्रत्यय लगा हो ना, तद्धितेषु अचाम आदे, आदि यच की, आदि यच की क्या होगा, इसमें आदि यच कौन सा है, हाँ आ क्या, हाँ ऐसे बोले, मूर्धन सकार का आकार, ऐसे बोलिए, नहीं धोखा हो जाए सब वहीं, ठीक। तो क्या हो गया इसमें, क्या है अ ना, किसका, मूर्धन सकार का आकार, तो क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा, अग क्या होगा, आ, क्या बन जाएगा हमारा, षड मातृ, क्या बनेगा हमारा, षड, ठीक, ये बना है हमारा ना। फिर आ गया प्रत्यय, फिर बाद में लगाएंगे, बन जाएगा वहाँ पे उरह ना। फिर उरण अपराध क्या क्या सब होता है, उसको छोड़िए आप, और ज़्यादा अंदर मत जाए ना भाई, सब आधा इरीज हो जाए भाई, ठीक। तो कौन सा प्रत्यय लगा इसमें, अड़, अड़ किस अर्थ, कृदंत, अच्छा कृदंत का है, तद्धित का है, तो पहले मैंने लिखा नहीं है, क्या लिखा है, तद्धित अर्थ। अब बताइए तद्धित अर्थ देने वाला है कि नहीं है, तद्धित का अर्थ देने वाला है, अर्थात उसका विषय है ना तद्धित का। और पहले क्या हमारा संख्या, षड क्या संख्यावाची है ना, तो कौन समास होगा इसमें, दिगु कर्मधारय, दिव कहेंगे, दिव कर्मधारय नहीं, बाद में, हाँ हाँ किसका, अभी उत हो जाएगा, उता हो जाएगा इसका। देखिए अब इसके स्थान क्या आगे जानते हैं, देखिए क्या, हाँ उता आता है, देखिए इसके बाद क्या आता है, ता करेंगे, री तोड़ेंगे, इसमें री के स्थान क्या आगे जानते हैं, उता, उत आएगा, क्या आएगा, उत आएगा, उत आएगा। फिर उत का क्या करेंगे हम, उर करेंगे, उरण अपरा से, फिर क्या आएगा, उर आएगा, र हलन थे आधा, बाद में क्या अ, ठीक। किसमें लगाइए, जहाँ लग रहा है जब लगाइए आप, पूरा सिद्धि प्रक्रिया कर दे क्या इसको कर दे क्या, तो किसी का कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा ना। वही करें, कर दे पूरा सिद्धि, कर दे पूरा सिद्धि, चलिए हाँ
हाँ अच्छा अच्छा, देखिए यहाँ पे क्या गया था, तर्क स्थान क्या रही आ गया ना, सूत्र है सब लगा है सब। मैं कहाँ पर कहिए तो बता दें हम, जैसा कहिए आप लोग। हाँ देखिए जिसका बहुलता होगा वैसे लेगा। चलिए अब ऐसे होगा, क्या जानते, एक सूत्र एक ही दिन में पूरा हो नहीं पाएगा, आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आपके यहाँ टीजीटी लेवल, ठीक है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है, विद्वान नहीं बनना है। क्या करना है? एग्ज़ाम पास करना है, ठीक है। आपसे पूछेगा 60 मात्रों में कौन सा समास है, कौन सा समास है, किस सूत्र से है। हाँ खड़ा हाँ 60 मात्रा में किस सूत्र से समास है? हाँ क्या? अच्छा 60 मात्रा में जो है द्विग संज्ञा किस सूत्र से हुआ है? हाँ संज्ञा पूर्व, इसका समासी विग्रह बनेगा हाँ सही, हाँ सषणाम मातृनाम अपत्यम पुमान, ठीक। इसका अलौकिक विग्रह बनेगा, अलौकिक विग्रह सस आम मातृयाम, मातृयाम। तो इधर तो देखिए, मत बैठिए। हाँ ठीक, अब अगले उदाहरण में चलते हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या लिखा देखिए, पुस्तक में चलते हैं, ठीक। अब इन्होंने लिखा जो है षष्ठा मात्रा, फिर कहते पंचगावा धनम यश स, पंचगावा धनम यश स ना, इसमें कौन समास होगा? त्रिपद बहुब्रीहि, कौन सा होगा? हाँ अगर आएगा पंच का, देखिए पंचगाव धन, क्या आ गया? पंचगाव, पंचगाव धन है ना, पंचगाव धन। अब कौन समास होगा इसमें? त्रिपद। अब इसको भी मैं समझाऊंगा, अभी लगेगा 20-25 मिनट लगेगा इसको भी। हाँ हाँ क्या हुआ? नहीं, इसको कल बताएंगे हम। पंचगाव धन में क्या होगा? त्रिपद, त्रिपद बहु, त्रिपद बहुब्रीहि ना, त्रिपद, 3 पद है इसमें, एक पंच है, गौ है, अब क्या धन है, ठीक है। पंच गौ धन 3 पद है ना, इससे ऐसे त्रिपद बहुब्रीहि। अगर आपके एग्जाम में आएगा पंच गौ धन में कौन समास है? कौन समास है? त्रिपद, हाँ त्रिपद बहुब्रीहि करिएगा पंच गौ धनम, ठीक है। तो इसका अच्छा समासी विग्रह क्या बनेगा? इसका क्या बनेगा? क्या बनेगा? पंचगावः धनम यस्य स न, पंचगावः, देखिए पंच गावः न, पंचगावः धनम यस्य सह न, पंचगावा धनम यस्य स, क्या बनेगा? पंचगावा धनम यस्य स, ठीक। क्या बनेगा इसका? समासे विग्रह न, पंचगावा धनम यस्य स न। पूछा जाएगा कि पंचगव धना में जो है, पंचगव धना में कौन समास है? त्रिपद, ठीक, बहुत अच्छा। अच्छा किस सूत्र से हुआ है?
किससे हुआ है? ये गलत करके आई हैं आप। किस नहीं मैं पूछा किस सूत्र से बहुब्रीहि समास हुआ है? किस सूत्र से बहुब्रीहि समास हुआ है मैं पूछ रहा हूँ, किस सूत्र से बहुब्रीहि समास? हाँ, अनेक मन पदार्थे। किस सूत्र से बहुब्रीहि समास है? हाँ, अनेक मन पदार्थे बहुब्रीहि ना, इस सूत्र से क्या हुआ है? बहुब्रीहि। ठीक, किसमें? पंचगौ धनम। अब देखिए टाइम है ना, अभी वक्त है। अच्छा देखिए और क्या लिखा है इसके बाद। ठीक, फिर लिखते हैं या दिगु समास किसी समूह समाहार का देवता किस समय। हाँ, फिर लिखते हैं अगला सूत्र क्या हमारा? दिगु रेक वचनम। क्या है? दिगु रेक वचनम। ठीक, अब भाई इसी सूत्र में बताने के लिए बहुत कुछ है इसमें। चलेगा आपका 2 दिन अगर बताएं भाई सही से, ईमानदारी से अगर बताएं 2 दिन चलेगा भाई। ठीक, जो इसमें दिया नहीं है पुस्तक में ना, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है आपके। देखिए लिखा है दिगु रेक वचनम। क्या लिखा है? दिगु रेक वचनम। क्या लिखा है? दिगु रेक वचनम। में आपका जो सूत्र है तद्धित उत्तर पद समाहारे ना, आपकी पुस्तक में इतना ही दिया है, लेकिन अभी और कुछ है बताने के लिए। लेकिन मैं आपको छोटा वाला बताता हूँ तब से नहीं भाई, क्योंकि अगर क्या होगा आप माइंड आपका कैप्चर नहीं कर पाएगा। अब इसको बताएंगे। ठीक, अब क्या है? दिगु रेक वचनम। क्या लिखा है? अब इसको तोड़िए। दिगु क्या? दिगु एक अब देखिए विसर्ग है, विसर्ग क्या होगा? स का फिर क्या होगा ना। अब जोड़िए क्या होगा? देखिए दिगु र ऐसे है ना, फिर क्या? एक वचनम ना, एक वचनम। राधा है, फिर क्या होगा? अध्ययनम। क्या जाएगा? हाँ, अध्ययनम व्यंजनम रेक वचनम। ठीक, दिगु रेक वचनम। पुस्तक में ऐसे लिखा होगा ना, ये लिखा है ना, दिगु रेक वचनम था। दिगु एक वचनम क्या होगा? ये लगते हैं दिगु समास कथन एक वचन में होगा। कब होगा, क्यों होगा, कैसे होगा? ठीक, कब होगा, क्यों होगा? क्या? समाहारम। क्या? समाहार अर्थ में। कब? समाहार अर्थ में क्या होगा? अब एक और बताते हैं, एक सूत्र जो है सह नपुंसकम ना। अब इसमें बताएंगे किसमें? सह नपुंसकम। कहता दिगु, जो दिगु समास होगा किसमें होगा? एक वचन में होगा। ठीक, अब इसके नीचे क्या है? स नपुंसकम। क्या है? देखिए स नपुंसकम ना, स नपुंसकम। अच्छा, स यहाँ विसर्ग रहना चाहिए ना। कि विसर्ग है कि नहीं रहेगा यहाँ पे? हाँ हाँ, गलत नहीं लिखा पुस्तकों में हो? गलत ना छप गया बाटे जी, गलत छप गया पुस्तक में ना, लगता है गलत छप गया पुस्तक में, मिसप्रिंट हो गया है, टंकर दोष ना ना। नहीं, ऐसा बात नहीं है। हाँ, क्या होगा? एता तदो श्लोको अकोर नई समासे हल ना। इस सूत्र से क्या हुआ है? विसर्ग का लोप हो गया ना।
तो क्या बन गया है? स नपुंसकम। क्या? स माने वह नपुंसक लिंग में होवे। कौन कौन होवे भाई? द्विगु और द्वंद्व ना, द्विगु और द्वंद्व। क्या हुआ? द्विगु और द्वंद्व किसमें होवे? नपुंसक लिंग में होवे। ठीक है, देखिए क्या? हाँ समान व समाहार्थ में क्या होगा? द्विगु और द्वंद्व ना, द्विगु और द्विगु और द्वंद्व ना, द्विगु समास और समाहार में अर्थ होगा। द्विगु हाँ कहाँ पे? अच्छा देख लीजिएगा। देख लीजिएगा इसको, ठीक एक बार। देखिए सा, अगर देखिए अगर सा होगा, सा माने क्या होगा? साथ होता ना, सा माने साथ। अगर सा का अर्थ क्या लेंगे? वह। अगर सा का अर्थ क्या लेंगे? वह, तो क्या होगा यहाँ पे? तद होगा। तद का रूप चलता कैसे? हाँ तद का रूप चल सह तौते चलता है ना, सह तौते। सा माने वह। अब अगर हम कहेंगे सा माने साथ, क्या होगा? सह माने साथ। देखिए किसमें होगा? देखिए आगे, सा नपुंसकम, नपुंसक लिंग में होगा। कौन होगा? द्विगु और द्वंद्व। कब? कहें समाहारम, समाहार अर्थ होने पर द्विगु और द्वंद्व समास किसमें होंगे? नपुंसक लिंग में होंगे। और किसमें? एक वचन में। किसमें? द्विगु एक वचनम। किसमें होंगे? एक वचन में। ठीक, किस अर्थ में भाई? कहें समाहारम, समाहार अर्थ में। ठीक, समाहार कोष्टक में लिख दीजिए समाहारम। जब समाहारम बनाएंगे क्या होगा? नपुंसक लिंग बनेगा ना। ऐसा लिखा नहीं, आप बनाइए अपने से। ठीक है, क्या लिखेंगे? समाहारम। जब आप पढ़ेंगे समाहारम ना, तब समाहारम खुद नपुंसक लिंग बन गया है, तब किस में होगा? नपुंसक लिंग में होगा ना। समाहारम क्या है? समाहार अर्थ में द्विगु और द्वंद्व समास किस में होंगे? नपुंसक लिंग में होंगे और एक वचन में होंगे। किस में होंगे? ठीक, तो सह नपुंसकम। ठीक, समाहार अर्थ में क्या हो गया आपका? द्वंद्व और ना, द्विगु और द्वंद्व क्या होंगे? और द्विगु एक वचनम क्या कहता है? द्विगु एक वचन में किस में होंगे? एक वचन में होंगे ना। द्विवचन में, बहुवचन में नहीं होंगे, एक वचन में होंगे। देखिए पढ़ा सकता हूँ, अभी टाइम हो गया है। हाँ अच्छा, कॉलेज वाला छुट्टी है, लेकिन हमारे पास छुट्टी टाइम नहीं ना। हाँ, इसके आगे मैं नहीं बताऊंगा। अब देखिए एक भी सूत्र पूरा नहीं हो पाया ना। तद्धित उत्तर पद समाहारे, क्या? तद्धित अर्थ उत्तर पद संख्या पूर्वो द्विगु क्या कहता है? अच्छा, किसकी संज्ञा करता है? हाँ, द्विगु समास की क्या करता है? संख्या पूर्वो द्विगु। अच्छा, तद्धित अर्थ उत्तर पद समाहारे ना, ये क्या करता है? समास करता है ना। वस्तुतः तो ये तत्पुरुष का है। क्या है? तत्पुरुष। लेकिन अब जानते हैं तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं सब, क्या? कर्मधारय और सब द्विगु ना। अब उसके पर्टिकुलर 3 नियम है। क्या क्या है? 3 नियम है। तद्धित बाद में हो, मत तद्धित अर्थ देने वाला जो विषय हो कहाँ हो?
ना तद्धित अर्थ। फिर क्या कहते हैं तद उत्तर पद। उत्तर पद क्या हो, समानाधिकरण बाद में होने पर। और फिर क्या कहते हैं समाहार। समाहार अर्थ का विषय हो ना, या समाहार अर्थ में हो क्या, बाद में। पहले क्या हो संख्या, पहले क्या हो संख्या संख्या संख्या, तो कौन समास होगा, द्विगु समास होगा ना। फिर आपने देखा जो है ये द्विगु ही एक वचनम, द्विगु हो, अच्छा द्विगु समास क्या होगा एक वचन में ना, द्विगु समास किसमें होगा एक। फिर आता है यहाँ सह नपुंसकम, सह अर्थात स माने हुआ किसमें, समाहार अर्थ में क्या होगा, कौन कौन भाई, द्विगु और द्वंद्व किसमें हो गए। देखिए अब क्या नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग एक वचन में होंगे ना, नपुंसक लिंग एक वचन में क्या होंगे आप कहिए ना, किस अर्थ में, समाहार अर्थ में नपुंसक लिंग एक वचन में होंगे आपका क्या, द्विगु ना, द्विगु द्वंद्व। ठीक, यह समझ लीजिए आज का ढांचा है, कल आपको सिर्फ बताना पड़ेगा, उदाहरण घटित करना पड़ेगा। ठीक है, तब किसी का कोई प्रश्न है क्या आज का। हाँ चले फिर, धन्यवाद। हो गया।